गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इनफैक्ट एक सीरीज नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड मैप। देखिए, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं यूपीएससी में वो डिमांड कर रहे हैं कि वर्ल्ड मैप का एक थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। और इनफैक्ट अगर क्वेश्चंस की नहीं भी सोचें हम, अगर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, तो अगर एक आईएएस या पीसीएस बनने के लिए आपको थोड़ा सा एक आइडिया, एक एस्टिमेशन, एक रफ एस्टिमेट होना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड मैप का। तो उसीलिए हम देखते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ें इसमें हम ये कवर करेंगे। देखिए, एक तो कॉन्टिनेंट्स, कौन से कंट्रीज़ की एक एक जनरल आइडिया लेंगे, हर एक का स्पेसिफिक नहीं देखेंगे, एक जनरल आइडिया लेंगे ताकि क्वेश्चन अगर आए तो उसे हम एस्टिमेट कर सकें। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, जैसे कि आईएनएसटीसी, इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बीआरआई, जो कि चाइना का एक कंसेप्ट है, ग्वादार, और जो पोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी चल रही है, एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, इसका एक जायजा लेंगे, एक रफ एस्टिमेट लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आए तो उसका एक हम मेंटल पिक्चर बना सकें और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक थोड़ा सा स्टार्ट बना के चलते हैं कि ये देखिए नॉर्थ अमेरिका। पहले एक होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं। देखिए, ये पोर्शन जो है ये है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे इतना पोर्शन, ये यहाँ तक। इसमें मेनली तीन तीन कंट्रीज आते हैं। देखिए, ये ऊपर कनाडा है, ये यूएस है और ये नीचे मेक्सिको है। ये मेन तीन कंट्रीज हैं। फिर बीच में ये पोर्शन जो है, जो कनेक्टिंग है, इसे हम कैरेबियन बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम यहीं से आती है। और थोड़ा सा इसको, अब पिक्चर को हम बड़ा कर लें अगर, तो ये कैरेबियन की जो टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेन चीज़ें हैं क्यूबा, मेन कंट्रीज क्यूबा, और उसके अलावा ये पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले एक 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 होलिस्टिक पिक्चर ये देखिए। नीचे है साउथ अमेरिका। इसमें सबसे मेन कंट्री ब्राज़ील, जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक बड़ा कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री, जो इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल घेरता है, बहुत बड़ा एरिया घेरता है। उसके अलावा अर्जेंटीना, और ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले ये देखिए कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, और ये एक स्ट्रिप है लैंड की अर्जेंटीना के बिल्कुल बगल-बगल। देखिए चिली, यहाँ पे ये चिली वाला जो एक स्ट्रिप है वेस्टर्न कोस्ट पर। तो ये है साउथ अमेरिका। और अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के इधर राइट हैंड साइड पे, या फिर जो अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, देखिए अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है। ये नॉर्थ अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक है। वैसे हम इसको क्लासिफाई ऐसे नहीं करते, हम सिर्फ अटलांटिक ओशन बोलते हैं इसको। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इधर पैसिफिक ओशन है, इसके अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्ट साइड पे, या फिर लेफ्ट साइड पे, उल्टे हाथ पे, देखिए पैसिफिक ओशन। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसिफिक और अटलांटिक कहाँ पे है। एक मेंटल पिक्चर बना लीजिए कि एक जो अमेरिका और जो एशिया है उनके बीच में पैसिफिक है, और अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन है। देखिए, उसके बाद हम आते हैं इस साइड में, ईस्टर्न साइड में मैप के। तो ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट यूरोप है, ये एशिया से कनेक्टेड है। वैसे तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स की परिभाषा यही है कि जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, लेकिन यूरोप और एशिया आपस में अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं। दोनों में पानी का कोई ऐसा कोई वाटर बॉडी नहीं है, इसीलिए हम कई बार इसे यूरेशिया भी बोलते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया। और आप देखिए कि एशिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है रशिया। रशिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री है अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए, लेकिन ज़्यादातर एरिया इसका बर्फ में घिरा रहता है, तो कुछ ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इसी वजह से। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये एशिया कॉन्टिनेंट, ये देखिए, यहाँ से लेकर यूरोप के बाद में, यहाँ से लेके इतना, ये सब एशिया में आता है। और थोड़ा सा और इधर करते हैं, अगर हम देखेंगे तो जापान तक, ये देखिए, ये है जापान। ये सब एशिया में आता है। और ये पैसिफिक ओशन, वापस हम इससे जोड़ देंगे पैसिफिक, और इस साइड फिर से अमेरिका आ जाएगा। तो ये एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, और इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ये देखिए, ये है न्यूजीलैंड। अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये न्यूजीलैंड है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी, कभी कभी क्वेश्चन आता है तस्मान सी। तो देखिए, वापस आते हैं
यहाँ पे फिर से हम देखेंगे एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। तो देखिए ये एक हमने होलिस्टिक पिक्चर देखा वर्ल्ड मैप का। तो इस तरह से विभाजित है, इस तरह से डिवाइडेड है हमारा वर्ल्ड मैप। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ये वर्ल्ड मैप है इसको हाँ जी। तो अब हम देखते हैं कि ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये हमारे लैंड कॉन्टिनेंट्स हैं। इसके अलावा एक नीचे कॉन्टिनेंट है, अगर आपको दिख रहा है, एंटार्क्टिका, ये इधर है। इस मैप में ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ है। एंटार्क्टिका ये ज़्यादा बर्फीला कॉन्टिनेंट है, बर्फ से घिरा रहता है, साउथ पोल पे है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस कंट्रीज़ के कुछ ऑब्जर्वेटरीज हैं जहाँ पे रिसर्च होती रहती है। इंडिया का भी है, जिसे हम दक्षिण गंगोत्री नाम से जानते हैं, इस जगह पे कहीं पे है वो। तो उसके अलावा एक रॉस सी काफ़ी इम्पोर्टेंट था अभी कुछ दिन पहले। यहाँ पे रॉस सी करके एक एरिया है जिसमें, जिसे कि आईयूसीएन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस एरिया में कोई नहीं जाएगा, ये प्रिस्टीन बहुत ही क्लीन रखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, बट अब करंट अफेयर्स में नहीं रहा, ये पीछे हो चुका है। तो अब वापस आते हैं। देखिए अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अपना साउथ एशिया की तरफ, जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आते हैं। तो ये साउथ एशिया है, ये साउथ एशिया है और इसमें देखिए इंडिया, थोड़ा सा मैप का रेजोल्यूशन कम है बट फिर भी हमारा काम चल जाएगा। देखिए इंडिया और उसके बाद में इसके 8 नेबर्स जो कि मिला के बनाते हैं सार्क नेशन। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए हैं एशियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एशियन नेशंस। तो इसमें हैं 10 कंट्रीज, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इसमें म्यांमार से चालू हो जाते हैं कंट्रीज। देखिए म्यांमार, उसके बाद लाओस, ये रहा कंबोडिया और वियतनाम, ये कंट्रीज तीनों यहाँ हैं, CLMV ने हम बोलते हैं। उसके बाद में थाईलैंड है, ये रहा वियतनाम मेरा। उसके बाद में थाईलैंड है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो इंडिया के करीब करीब बिल्कुल बाउंड्री से लगे हुए हैं। ठीक है, लैंड बाउंड्री से ये जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं जो लैंड बाउंड्री से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इंडोनेशिया को हम अपना नेबर बाउंड्री में इसलिए मानते हैं कि देखिए ये देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समूह है और इसी से बिल्कुल कनेक्टेड ही है ये जो इंडोनेशिया का द्वीप समूह है। तो यहाँ सुमात्रा, ये पिछले साल का आईएएस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा, क्या सुमात्रा इंडिया से जुड़ा है या फिर जावा, ये क्वेश्चन था। तो सुमात्रा इसका आंसर था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये देखिए ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कंट्रीज हैं। और जो कि मिला के ब्रुनेई और सिंगापुर, ये 10 कंट्रीज जो कि एशियान बनाते हैं मिलके। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि 26 जनवरी में ये 10 कंट्रीज के हेड्स आ रहे हैं जो कि रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेंगे। तो ये एशियान नेशंस हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन देखिए, इसको मैं एक येलो कलर में ले लेता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे ये मलक्का स्ट्रेट है, इस पॉइंट पे। ये अच्छे से नहीं आ रहा है, तो इसको इस कलर से लेने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, देखिए ये होचिमिन सिटी, ये सिंगापुर के नीचे यहाँ पे ये इस पॉइंट पे, इसको हम मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये देखिए ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इसको हम मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड कंसाइनमेंट यहाँ से पास होता है। ये एरिया ऐसा है जहाँ से बहुत सारा कंसाइनमेंट आता है। देखिए ये थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ से ऐसे अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, यहाँ से इधर से निकलता है ऐसे ट्रेड कंसाइनमेंट, और ऐसे निकलते हुए इधर से ऐसे घुसता है मलेशिया साइड, सिंगापुर से, और फिर यहाँ से ऐसे जाके चाइना और जापान की साइड चले जाता है, और रशिया। तो देखिए ये एरिया, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, ताकि, और चाइना इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है। चाइना इसीलिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे उसने, चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया है। उसके अलावा यहाँ पे एक म्यांमार से भी एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। फिर देखिए यहाँ से हम इसे भी देखेंगे कि एक बेल्ट बना रहा है चाइना, सीधे सीधे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी इसे बोलते हैं, जिससे लैंड रोड से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए, यूरोप से, जिसे ट्रेन से चाइना पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट पहुंच भी चुका है। तो मलक्का स्ट्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मलक्का स्ट्रेट
जिससे काफी सारा ट्रेड पास होता है, और एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये मिडिल ईस्ट में आती है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए, ये इंडिया है, ज्यादा जूम हो गया, ये इंडिया है, और यहाँ पे ये ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में ये जो एरिया है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ पे, यहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा तेल के कंसाइनमेंट पास होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ आते हैं वापस साउथ एशिया और ईस्टर्न एशिया में। ठीक है, अब ये देखिए जापान। जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाता है और उसकी धमकी देता है यूएस को, जापान को, सबको, और चाइना को बहुत बड़ा सपोर्ट है इसको। तो देखिए ये जो एरिया है, इसको, ये जापान का एरिया है यहाँ पे, और इधर ये देखिए सेनकाकू आइलैंड्स जो हैं, इस एरिया में यहाँ पे इनकी वजह से चाइना और जापान में आपस में काफी लड़ाई रहती है। इन आइलैंड्स की वजह से चाइना और जापान आपस में भिड़ते रहते हैं कि ये एरिया हमारा है, नहीं ये एरिया आपका है। तो इन आइलैंड्स को जापान भी क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है। हाउएवर देखिए चाइना का क्लेम जो है, वो सब पूरे, ये यहाँ से एक 9 डैश लाइन बोलते हैं हम उसे, इस एरिया में साउथ चाइना सी बोलते हैं हम इस एरिया को। और इस एरिया में ये एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ। देखिए ये है, ये साउथ चाइना सी है, ये एरिया साउथ चाइना सी है। और यहाँ पे जैसे ये देखिए साउथ चाइना सी, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इस पूरे एरिया को हम साउथ चाइना सी बोलते हैं, और इसको पूरे को चाइना क्लेम करता है कि ये सारा एरिया हमारा है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि देखिए बाकी सारे कंट्रीज का ये क्लेम है कि नहीं, सारा आपका नहीं है, इसमें कुछ एरिया आपका है, कुछ बाकी सबका भी। जैसे कि वियतनाम से, ये वियतनाम है, और ये देखिए ये वियतनाम है। उसके अलावा फिलीपींस से, ये रहा फिलीपींस, जापान से और ताइवान से, इन सब कंट्रीज से चाइना का झगड़ा रहता है इन्हीं इसी की वजह से। उसके अलावा रशिया से भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसे सॉल्व करने की कोशिशें की भी जाती हैं और कुछ एरिया सॉल्व भी हुए हैं। इंडिया से भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना का काफी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट अपने एरियाज में है। तो ये मेन एरियाज हैं और ये मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए अब हम वापस आते हैं इस यहाँ पे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में देखिए आते हैं 5 कंट्रीज। ये इंडिया है, इसके बाद में यहाँ पे ऊपर देखिए, इसे हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, जहाँ पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 कंट्रीज आते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इसमें से आप देखेंगे सबसे पास इंडिया के है तजिकिस्तान। तो ये रहा तजिकिस्तान, देखिए ये एरिया। तो इसमें इंडिया का एक बेस भी है, जिसे हम बोलते हैं फरखोर एयर बेस। ये ताजिकिस्तान में आता है। एयरफोर्स बेस, इंडिया का एकमात्र एयरफोर्स बेस जो इंडिया के बाहर है, वो तजिकिस्तान में है, जो इंडिया ने ले रखा है। तो देखिए वैसे तो इस मैप में ये दिखाया हुआ है कि इंडिया कनेक्टेड नहीं है पाकिस्तान का। इस मैप में जो अभी एलओसी है उसको मार्क किया गया है, लेकिन इस मैप को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग जो इंडिया का ऑफिशियल मैप है उसको हम उस तरह से मानते हैं जैसे आप बचपन से देखते आए हैं, कि जम्मू कश्मीर पूरा यहाँ तक, जिसको हम इस तरह से देखते हैं। तो अगर उस मैप को हम देखेंगे तो अफगानिस्तान कनेक्टेड है इंडिया से, हम उसी को मान के चलेंगे। हमारे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम उसी के थ्रू आंसर्स करेंगे कि अफगानिस्तान हमारा इमीडिएट नेबर है, हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन तजिकिस्तान हमसे कनेक्टेड नहीं है, इवन हम अगर ऑफिशियली भी देखेंगे तो। बस तो एक छोटी सी स्ट्रिप है जो हमें इससे अलग करती है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। उसके बाद देखिए ये है फिर कैस्पियन सी, जो कि रशिया और सेंट्रल एशिया के बीच में है और ईरान के बीच में है। और ये एरिया जो है ये है मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहता ही है। ये एरिया मिडिल ईस्ट है, अरब कंट्रीज यहाँ पे हैं, और इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखेंगे हमेशा अनरेस्ट बना रहता है। और उसका सबसे मेन कारण कह सकते हैं आप इसराइल, क्योंकि कोई भी अरब कंट्री इसराइल को पसंद नहीं करता है। तो ये देखिए ये है इसराइल। ये क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि इसराइल क्या कनेक्टेड है, तो मेडिटेरेनियन सी इसराइल के बॉर्डर पे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो एक जनरली ये ध्यान रखिए कि मेडिटेरेनियन सी के कहाँ कौन-कौन कनेक्टेड है, कैस्पियन के कौन-कौन कनेक्टेड है। और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि ईरान कैस्पियन से कनेक्टेड है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईएनएसटीसी जो जिस पे इंडिया बहुत जोर दे रहा है, वो एक हिस्सा है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से आईएनएसटीसी चलता है। आईएनएसटीसी का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या फिर ट्रांजिट कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर हम एक बार पेन लेंगे, तो ये जो कॉरिडोर है वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ से बॉम्बे से ये स्टार्ट होता है, ये बॉम्बे है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में ये चलता है ईरान की तरफ। ईरान, इंडिया, ईरान और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ये थोड़ा सा इसको टिप को आप देखिए, ये बिल्कुल बीच में इंडिया से बॉम्बे से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में ये यहाँ पे चला। और उसके बाद में देखिए इस जगह पे जहाँ पे मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनाया था, यहाँ पे एक पोर्ट है बंदर अब्बास, यहाँ पे आता है ये बंदर अब्बास पे। और बंदर अब्बास पे ये सी रूट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ तक शिप आएगा। कोई भी अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो शिप यहाँ तक लेके आएगा। शिप के बाद यहाँ से फिर रोड के थ्रू हम लोग बंदर अंजलि तक जाएंगे। कैस्पियन सी, ये ईरान की बाउंड्री के बीच में है। यहाँ पे है बंदर अंजलि, ये ब्लू ब्लू अगर आप देख रहे हैं, ये सॉरी पिंक, तो ये बंदर अंजलि, ये इस तरह से एक रूट है। ये बंदर अंजलि तक कैस्पियन सी के जो पोर्ट है ये बंदर अंजलि है, ये भी ईरान की बाउंड्री में। और फिर उसके बाद में ये अस्तर खान जो लिखा हुआ है ये रशिया का पार्ट है। फिर हम दोबारा से सी के थ्रू हम फिर यहाँ ऐसे जाएंगे, तो ये ऐसे जाएगा ये पोर्ट अस्तर खान। और फिर अस्तर खान से फिर हम उसके बाद में देखिए पूरा का पूरा यूरोप और रशिया रेलवे से कनेक्टेड है। ठीक है, यूरो रेल जिसे हम कहते हैं, यूरोप की रेल, उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर हम ये वोल्वोग्राड और ये सब जो ये पूरे एरियाज हैं ये रेल से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम आराम से किसी भी अपने ट्रांसपोर्ट को यहाँ से हम यूरोप में किसी भी एरिया में भेज सकते हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए बॉम्बे से स्टार्ट होगा, मुंबई से स्टार्ट होगा आईएनएसटीसी, उसके बाद यहाँ से जाएगा ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पे, और बंदर अब्बास से ये जाएगा बंदर अंजलि, जो कि ईरान में ही है लेकिन दूसरी बाउंड्री पे है, नॉर्दर्न बाउंड्री पे है, कैस्पियन सी के पोर्ट पे। और यहाँ से कैस्पियन सी के थ्रू होता हुआ अस्तर खान रशिया की बाउंड्री पे, और फिर उसके बाद में रेलवे के थ्रू पूरे यूरोप में जा सकते हैं। तो ये आईएनएसटीसी है। ये इंडिया का जो जो चाइना का बीआरआई है उसका इंडिया का जवाब है। इंडिया ने जवाब दिया है बीआरआई के अगेंस्ट में। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा हल्का सा जूम करेंगे, ये देखिए। तो ईरान ने ये बंदर अब्बास पोर्ट है, उसी के साथ में देखिए यहाँ पे जो ग्वादार पोर्ट है उसके जवाब में इंडिया ने ग्वादार, बल्कि बिल्कुल यहाँ पे है बाउंड्री में, जो पाकिस्तान की एकदम वेस्ट मोस्ट बाउंड्री है, यहाँ पे ग्वादार है। उसी के 50 किलोमीटर दूर यहाँ पे चबाहार पोर्ट बनाया है इंडिया ने ईरान की बाउंड्री में। तो ये चबाहार पोर्ट है जिसे इंडिया ने ग्वादार के जवाब में बनाया है। तो ये ईरान में है। इससे क्या होता है, एक यहाँ तक एक हमने एक रोड बनाई है, एक रोड, एक एक्सप्रेसवे टाइप रोड बनाई है। उसके बाद में जरंज डेलाराम हाईवे है, जो कि अफगानिस्तान में इसे लेके जाता है। यहाँ से अफगानिस्तान की बाउंड्री पे जरंज डेलाराम हाईवे, तो ये हाईवे अफगानिस्तान के अंदर लेकर जाता है हमें कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट करना हो, और इसी के थ्रू हम सेंट्रल एशिया को भी एक्सेस कर सकते हैं जरंज डेलाराम हाईवे से। तो ये देखिए इंडिया ने काफी कुछ कोशिश की है कनेक्टिविटी मेंटेन करने की सेंट्रल एशिया से और यूरोप से। तो ये काफी मेन हमारे लिए। उसके अलावा फिर हम आते हैं देखिए मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए एक तो ईरान है ही, उसके अलावा सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया। लेकिन देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो है यूएई। लास्ट ईयर यूएई के जो प्रिंस थे वो हमारे रिपब्लिक डे के परेड के हेड थे, हमारे गेस्ट थे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है, अगर कोई भी कंट्री के हेड को इंडिया इनवाइट कर रहा है रिपब्लिक डे के, तो इसका मतलब वो उससे बहुत संबंध बढ़ाना चाहता है। जैसे कि बैरक ओबामा को बुलाया गया था, उसके अलावा जापान के पीएम को बुलाया गया था, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये जितने भी कंट्रीज के हेड को हम बुलाते हैं तो हम ये प्रोजेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से
यूएई के हेड को बुला के हमने उनको ये दर्शाया कि आप आइए, क्योंकि हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। आपके पास हमारे बहुत सारे हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इंडियन रेजिडेंट हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज में एक बहुत बड़ा दखल हो जाएगा इंडिया का, एक बहुत अच्छी पहुंच हो जाएगी इंडिया की यूएई के थ्रू। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। और 26 जनवरी जब यहाँ पे वो आए, जो प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस सलमान जो आए, तो उन्होंने फिर जो बुर्ज अल खलीफा है उसके ऊपर, अगर आपको याद हो, तो इंडिया का झंडा भी लहराएगा 26 जनवरी को। तो काफी अच्छी एक पार्टनरशिप बन के उभरी। तो ये यूएई इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरेबिया और ईरान, ये ईरान है और ये इराक है। देखिए बगदाद अब तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा जब से सद्दाम हुसैन नहीं रहे। उसके अलावा फिर ये यमन और ओमान, ये कंट्रीज हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए अफ्रीका से ये कनेक्टेड, एक थोड़ा सा एक नजर डालेंगे इसराइल पे। ये देखिए इसराइल, इसराइल एक छोटा सा कंट्री है, तीनों तरफ से। ये ऊपर सीरिया है, यहाँ लेबनान है, ये जॉर्डन है, इधर सऊदी अरेबिया और ये इजिप्ट। ये सारे के सारे कंट्री, इनफैक्ट और जितने भी कंट्रीज हैं, ये सब इसराइल के अगेंस्ट हैं। लेकिन इसराइल फिर भी सरवाइव कर रहा है। इनफैक्ट जो वॉर्स भी हुए हैं उसमें ये सब कंट्रीज मिलके इसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तब भी इसराइल मुंह तोड़ जवाब देता है। तो काफी बहुत ही रेजिस्टेंट कंट्री है और बहुत ही हमेशा टोज पे रहता है, क्योंकि पता है उसको कि हल्की सी भी छोटी सी अगर गलती कर दी तो बहुत नामो निशान नहीं बचेगा इसराइल का। लेकिन बहुत बड़ी टक्कर झेल रहा है ये कंट्री। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये। तो देखिए उसके अलावा फिर अब हम देखेंगे तो ये एरिया जो है इसको हम बोलते हैं रेड सी। ये रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच में है, यानी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच में जो है उसे हम रेड सी कहते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी। तो इनका आपको एक ध्यान जरूर रखना होगा कि ये जो एरियाज हैं इनका किस तरह से क्या क्रम है, किस तरह से हैं। तो ये रेड सी है, उसके अलावा ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, फिर यहाँ पे ब्लैक सी है। तो इनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए, ये कभी भी कहीं पे भी इनका क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन है, ये रेड सी है। तो इनको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, ये कभी भी किसी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनके नेवर्स को भी स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम अफ्रीका पे आते हैं। ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है अफ्रीका में, बस ये ध्यान रखिए कि ये इजिप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री। उसके अलावा हमारे लिए एक जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है सदर्न बाउंड्री पे साउथ अफ्रीका जो है। ये देखिए मैं इसको ऊपर लेता हूँ मैं आपको। तो साउथ अफ्रीका हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर है। छोटा कंट्री है लेकिन फिर भी ब्रिक्स का मेंबर है। और कई बार इसको भी हम जो अगर ऐसा कुछ होता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होता है, तो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, ये कंट्रीज क्लेमेंट हैं कि हम लोगों को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो इसीलिए इनका भी अच्छा खासा क्लेम है इसके ऊपर। तो थोड़ा सा इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा देखिए अब हम वापस आते हैं कि यहाँ पे यूरोप में एक बार थोड़ी सी नजर डालेंगे। ये देखिए ये ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज जो मुझे लगते हैं, देखिए स्कैंडिनेविया, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं इनको, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये कंट्रीज दुनिया के सबसे डेवलप्ड और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से सबसे इम्प्रूव्ड कंट्रीज हैं। इनमें विमेन जो जेंडर कंपोनेंट है वो सबसे अच्छा है, जेंडर इक्वालिटी सबसे अच्छी है। यहाँ के अगर किसी भी इंडिकेटर पे देखेंगे तो नंबर 1 2 3 ऑलमोस्ट यही कंट्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो उसी हिसाब से ये कंट्रीज लिविंग इंडेक्स इनकी हमेशा सबसे अच्छी होती है। सब कुछ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट पूरा ऑलमोस्ट है, पार्लियामेंट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, क्राइम रेट बहुत कम है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी लिविंग कंडीशन यहाँ पर। फिर देखिए उसके अलावा यहाँ ये कंट्रीज कुछ, हाँ एक कंट्रीज देखिए जो मैं सेंट्रल एशिया आपको बता रहा था, उसके अलावा फिर यहाँ पे जो ये कंट्रीज है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारस, यूक्रेन, ये सब कंट्रीज सीआईएस बोला जाता है इनको। ये सोवियत यूनियन से टूट के आए थे, मतलब रशिया और उसके 15 कंट्रीज सीआईएस मिलके बनाते हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये सब सोवियत यूनियन से टूटे हुए हैं। पोलैंड भी इसमें आता है, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया, ये सब कंट्रीज जो है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, सीआईएस बोलते हैं इनको हम। ठीक है, अब वापस आते हैं इधर। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए ब्रेग्जिट के बाद में यूनाइटेड किंगडम। तो ये एक आइलैंड है यूनाइटेड किंगडम, इसमें ही आयरलैंड भी आता है। ये अलग कंट्री है।
तो लेकिन यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन बोलेंगे तो ब्रिटेन अलग कंट्री है, आयरलैंड अलग कंट्री है, ठीक है। इसी के बाद फिर हम देखते हैं बिल्कुल आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से कनेक्टेड है फ्रांस। और देखिए इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है इसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। ये कनेक्टेड है, यहाँ से रेल भी जाती है एक टनल के थ्रू। फ्रांस और यूके के बीच में रेलवे जाता है इंग्लिश चैनल के थ्रू। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। उसके अलावा नीचे स्पेन है, यहाँ पे वेस्टर्न, बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे स्पेन के पोर्चुगल है। स्पेन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने देखी होगी, तो स्पेन ये वही कंट्री है। और देखिए ये स्पेन मोरक्को से ऑलमोस्ट मिलता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार के थ्रू। तो उसके अलावा देखिए टर्की यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंट्री, ईस्टर्न जो साउथ ईस्ट जो एरिया है। टर्की बार बार ये कहता है कि हम यूरोप का हिस्सा है, टर्की यूरोप का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन अभी तक इसको एशिया का ही हिस्सा माना जाता है। तो ये कनेक्टेड है यहाँ से, यूरोप से। तो अगर जो जो रेलवे है, जो एशिया के थ्रू कोई भी रेलवे अगर यूरोप से कनेक्ट होता है तो टर्की के थ्रू भी होता है। ये देखिए ये एक कनेक्शन है। और ईरान के थ्रू ऐसे भी आप रशिया के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो कनेक्शन है वो ऐसे होता है, टर्की के थ्रू ऐसे, यहाँ से ऐसे जुड़ जाते हैं। ये फिर देखिए फ्रांस, पेरिस, फ्रांस और यूके, ये फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये इनफैक्ट अब तो फ्रांस जर्मनी नहीं, यूके तो हट चुका है। फ्रांस और जर्मनी सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज यूरोप के, और पॉलिटिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके प्रेसिडेंट और पीएम जो काफी एक अच्छा पॉलिटिकल कंट्रोल रखते हैं ईयू के ऊपर। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं हमारे लिए। उसके अलावा बाकी कंट्रीज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बीच में स्विट्जरलैंड है, फिलहाल कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ इनके बारे में नहीं आई है, तो इसीलिए इनको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। उसके अलावा अब हम वापस आते हैं नॉर्थ की तरफ, ये वेस्ट की तरफ। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री। कोई भी न्यूज़ अगर यूएस में होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ वैसे भी करते ही रहते हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी वॉशिंगटन, कभी भी कोई न्यूयॉर्क कह देता है, कोई सियाटल कह देता है, तो वॉशिंगटन डीसी, ध्यान रखिए ये इसकी राजधानी, ये यहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे मायामी है, ये रहा। उसके अलावा न्यूयॉर्क है। लेकिन वेस्टर्न कोस्ट पे भी एक दो इंपॉर्टेंट सिटी हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को, और सिलिकॉन वैली यहीं पे है सैन फ्रांसिस्को पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारा जितना भी व्यापार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो ज़्यादातर सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सेंट्रेटेड है, एसएफ में। तो सैन फ्रांसिस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उसके अलावा सियाटल ये रहा ऊपर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इन्फोसिस का एक काफ़ी बड़ा सेंटर है। तो ये कुछ ऐसी जगह है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर मेक्सिको इससे जुड़ा हुआ, इससे नीचे। तो देखिए ये हमारा एक ओवरव्यू था जो हमने देखा वर्ल्ड मैप का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अब इसके अलावा हम वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो हमें तो इसको हम इतना ही फिलहाल रखते हैं, मैप थोड़ा टेढ़ा भी हो गया है। तो अगर कुछ और इम्पोर्टेंट होता है तो मैं कोई और सीरीज बनाऊंगा। ये आपको कैसा लगा, इसमें कुछ और आप एडिशन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में, लाइक शेयर जो भी है करते रहिए। थैंक यू सो मच।